जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रस्तावना प्रियम्बल भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में जानेंगे। प्रस्तावना से कभी कभार जो है जनरली जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो हम प्रस्तावना से जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ नोट करके लेके आया हूँ। आपको मैं प्रस्तावना बहुत आसानी से समझाऊंगा। हुआ क्या था, हमने संविधान सभा के बारे में बताया। संविधान सभा जो है का निर्माण हुआ था जुलाई 1946 में। 1946 में जो संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के तहत जो हुआ, तो पता है कि 11 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, फिर पहले 9 दिसंबर की पहली बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर की पहली बैठक हुई, फिर 13 दिसंबर को जब संविधान सभा की बैठक हुई उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उस उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, संविधान में क्या क्या जो है मूल्यों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो उस समय के परिवेश के हिसाब से हमने संविधान में जितने भी प्रावधान जोड़े गए हमारे समाज के मूल्य के हिसाब से उस समय के प्रस्ताव आए। तो जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी को बाद में चल के हमने जो संविधान निर्माण हुआ तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में हमने प्रस्तावना के रूप में अपने संविधान में समाहित किया गया। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अपने हमारे संविधान, भारतीय संविधान की एक झलक प्रस्तुत करता है कि भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से आदर्शों को जो समाहित किया गया है वो प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत होता है। तो संविधान प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की एक झलक प्रस्तुत करता है, उसके आदर्शों को दिखाता है। ये प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट था और प्रस्तावना का जो भाषा है, भाषा बोले तो जो प्रस्तावना लिखा गया है उसकी भाषा जो लिया गया है और जो प्रस्तावना अपने हमारे संविधान में होना चाहिए उसका विचार, ये बहुत पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना का विचार कि हमारे भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी होना चाहिए, उसका विचार जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है, जैसे हम भारत के लोग, जो भाषा है प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना है उसमें क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग से शुरुआत होता है। प्रस्तावना जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और बीच में रहने के बाद जो लास्ट में होता है 26 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया जाता है। 26 नवंबर 1947 को अंगीकृत किया जाता है। 26 नवंबर 1947 को वही डेट है जब हमारा संविधान बन के निर्माण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। सॉरी, ये गलत हो गया है। 26 जनवरी 1949, ये थोड़ा गलत हो गया है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो है संविधान निर्माण बन के तैयार हुआ था। तो प्रस्तावना का जो भाषा है, यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना का विचार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में क्या है, कुछ शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से जो है हम अब भारतीय संविधान के आदर्शों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में प्रस्तावना में जो कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। यानी भारत के लोगों को सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय होगा, ठीक है ना। यानी भारत के लोग जो सामाजिक न्याय का मतलब भारत के बीच में कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, सभी एक समान रूप से सामाजिक स्तर पे सभी एक समान रूप से व्यवहार किए जाएंगे। आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, चूँकि उस समय जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें बहुत अनुसूचित जाति थी, जनजाति समाज में काफ़ी स्तर पे ऊंच नीच था, तो वो सामाजिक स्तर पे भी था और आर्थिक स्तर पे भी था। तो देश के लोगों में सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना जागृत करने के लिए कहा गया कि ये इनको भारत के सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, मतलब सभी सामाजिक स्तर पे समान लेवल पे होंगे, आर्थिक स्तर पे भी सबको एक समान स्तर पे लेके आने की कोशिश की जाएगी और राजनीतिक न्याय मिलेगा, यानी सभी को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का भागीदार होने का समान न्याय मिलेगा। तो प्रस्तावना में ये 3 ही न्याय की बात कही गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है कि ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म विशेष को जो है अपने धर्म देश में लागू किया जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, मतलब कि यहाँ
इस देश का कोई धर्म नहीं होगा, इसमें सब मजहब सब धर्म के लोग रहेंगे, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ध्यान रखिए, तो ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं कही गई है? धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात कही गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक है ना। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना हमारा जो है संविधान की एक झलक प्रस्तुत करता है, संविधान के आदर्शों मूल्यों को प्रस्तुत करता है, इसलिए भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कह लें। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कह लें। ये प्रश्न जनरली पूछता है, बहुत बार पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसको कहते हैं, तो उसमें कई सारे ऑप्शन देंगे। तो जो प्रस्तावना रहेगा उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं। लेकिन ये जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था, यह प्रारूप समिति के जिस प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसके ये अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अगर कहा जाए भारतीय संविधान की आत्मा, तो इन्होंने जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा का है। तो ध्यान रखिए, जब आपको प्रश्न में पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो वहाँ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछ रहा है या इनका नाम नहीं लिया है। अगर इनका नाम लेगा तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाएगा। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लेगा और सीधे सीधे प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 2 तरह के प्रश्न आएंगे भारतीय संविधान की आत्मा से, यानी सीधे सीधे अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रश्न में लेता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, तब अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ओके। और इनका नाम अगर नहीं लेके पूछा जाए, प्रश्न में कहा जाए भारतीय संविधान की आत्मा सीधे पूछ लिया जाए, तो वो होगा प्रस्तावना और कुंजी। अब ये भारतीय संविधान को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में रखा गया, जो कि उसकी झलक प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में क्या हुआ, संविधान निर्माण के क्रम जब हो गया, तो प्रारंभ में लोगों ने ये ऐसा किया, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो उनके बीच में एक मतभेद हो गया कि ये प्रस्तावना जो संविधान का भाग है या कि नहीं, ये भाग है भी या नहीं, इस प्रस्तावना में इसको हम प्रस्तावना को संविधान का एक अंग कह सकते हैं कि नहीं। तो इस पे कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करी गई। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट याचिकाएं हैं। पहला है बेरुवारी संघवाद 1960। ये बेरुवारी संघवात्मक केंद्र के साथ जो है इसका रहता, बेरुवारी संघवाद 1960। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब भाग है ही नहीं तो उसमें संविधान का कोई मतलब नहीं है, उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी पहले में बेरुवारी संघवाद 1960 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो सब जब संविधान का भाग ही नहीं तो उसमें संशोधन के कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर एक अगला याचिका आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का, ये है 1973 में, 1973 में, ये याद रखिए 1960 और 1973 में, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन करने के साथ संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल ढांचा मतलब जो संविधान प्रस्तावना लिखा गया है, जिस तरह लिखा गया, उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केवल उसमें उसमें शब्द जोड़े जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं, ऐसा। यानी मूल ढांचे को बिना परिवर्तन किए जो है संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसी 1973 केशवानंद भारती बनाम 1973 के बाद प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन, प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है, जिसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ये 42वां संविधान 1976 में बहुत सारे संशोधन हुए संविधान में, इसके लिए इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो 42वें संविधान 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, कौन सा? पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द, ये प्रश्न में सीधे सीधे पूछ लेता है कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए कौन इनमें से नहीं है। तो 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए थे? समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। तो ये प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपके सामने रख दिया हूँ। आप इसको एक शॉर्ट नोट बना लें, इसको देख के एक शॉर्ट नोट बना लेंगे और शॉर्ट नोट बना के अपने हिसाब से एक नोट्स बना लें और बस उनको हल्का सा रिवीजन करेंगे तो प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप अच्छे से डील कर लेंगे। ओके, ये प्रस्तावना हो गया। मैंने अपने प्लेलिस्ट में पॉलिटी जो बिहार द्वारा सातवीं शिक्षक भर्ती में जो बीपीएससी द्वारा पेपर लिया जाएगा उसमें पॉलिटी मतलब जीएस, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और जो है इनका बहुत बड़ा वेटेज होने वाला है। तो मैंने अभी जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी को कवर कर रहा हूँ। मैंने पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड किया हूँ, वो आपको कंसाइज और स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट्स ये जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने नोट किया है और बहुत सरलता से मैंने बताया है। एक बार उन वीडियोज़ को आप अगर देख लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बार और किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको देख लें, एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उन्हीं का रिवाइज करें। साथ ही साथ जब हमारे वीडियो को आप देख लें तो उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करें, कहीं से भी कर लें। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देख लें या कहीं से कोई प्रैक्टिस सेट आपने लिया, मॉक टेस्ट का अगर कोई बुक लिया है तो उससे देख लें। तो उससे रिलेटेड देखेंगे कि जो भी मैंने बताया उससे हट के कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, उन्हीं में से मिल जाएगा। तो मैं इसके बाद जनरल स्टडीज में पॉलिटी कवर होने के बाद मैं आपको हिस्ट्री लेके आऊँगा। हिस्ट्री में वही टॉपिक्स लेके आऊँगा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेरे वीडियो जो है खास करके मैं भी मेहनत करके आप लोग के लिए जो है केवल जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेके आ रहा हूँ। बाकी चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। क्या कुल मिला के मेरा उद्देश्य क्या है? आपका सिलेक्शन होना, आपका सिलेक्शन मेरिट में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग के लिए लगा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ जो है कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ओके, इसके बाद मिलते हैं। कुछ 4-5 टॉपिक रह गए हैं पॉलिटी के, वो कवर होने के बाद मैं आपको फिर हिस्ट्री, फिर साइंस और जियोग्राफी, ये 4 चीज़, उसके बाद एक पर्यावरण भी है। तो ये 5 विषय के जब सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको कर दूंगा तो आप देख लेंगे। श्योर मैं बोल रहा हूँ कि आपको जीएस पढ़ने की कोई कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, वही बहुत एनफ होगा। ओके, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग भी के लिए मैं एक और आपको चैनल है मेरा, वो मैथ्स है सेम जैसे ये जनरल स्टडीज़ बाय VVK है, वो मैथ्स एंड रीजनिंग बाय VVK, मैथ्स एंड रीजनिंग बाय VVK का करके नाम से है। इसको सर्च कर लें तो उस पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। वही मैं बताऊंगा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही प्रिसाइज वे में आपकी तैयारी करवाऊंगा स्मार्ट तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।